को सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, नो पर्सन हु हैज़ बीन ए मिनिस्टर और ए डिप्टी मिनिस्टर आफ्टर 1947 इन एनी गवर्नमेंट शैल बी एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट का, हर्षदेव जी उसको फुलफिल नहीं करते हैं। आप पूरी की पूरी पार्टी खड़ी कर लीजिए, एक एक वर्कर आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता कि आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसके से ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसको वो कहते हैं अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं 26 मार्च को मेरे घर में एक मीटिंग हुई और हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिया। अगर वो कहते हैं कि 2 अप्रैल को वो प्रेसिडेंट है, तो 2 अप्रैल से प्रेसिडेंट कौन था? मैं ही था, क्योंकि उन्होंने अगर उससे 26 मार्च को कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, क्या वो मेरी जानकारी के बिना हो सकती है? क्या वो कॉल जो मीटिंग उसको करने के लिए मेरी जानकारी के बिना हो सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट हर्षदेव का नाम है? उससे कंप्रोमाइज़ उन्होंने शुरू किया, क्योंकि हमारी जो लड़ाई लगी थी कश्मीरी रूरल्स के खिलाफ थी, क्योंकि हमारे 70 साल से जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुई, उसका रिजल्ट हम मानते हैं ये NC PDP वगैरह को। जब आपने उनके लीडर्स को बिठाया और साथ में जब उन्होंने बयान दिया कि राम जी के खिलाफ बयान दिया, और रिपीट मैं नहीं करना चाहूँगा, तो जब मैंने उसका विरोध किया तो उसके ऊपर वो मुझे प्रेशर डालते हैं कि इसका विरोध मत करो। फारूक नाराज सिंह जी का नाम नहीं लेना चाहते और आइडियोलॉजी जो पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है उससे हटना चाहते हैं, NC और PDP की गोद में खेलना चाहते हैं। तो उस वक्त मैं प्रेसिडेंट हूँ, जब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी जिम्मेवारी। नेशनल पैंथर्स पार्टी में पिछले काफ़ी समय से कुछ विवाद चल रहे थे, जिसको उसको लेकर अभी कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, और इन डेवलपमेंट में आपको जानकारी दे दें कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं इस समय सीनियर एडवोकेट विलक्षण सिंह जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट PK गंजू जी भी हैं। इनसे खुद बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो पिछली कुछ घटनाक्रम हुए जिस तरीके से, वो क्या रहे। उस सबसे पहले व्यूज टुडे में आपका बहुत स्वागत। धन्यवाद। विलक्षण जी, सबसे पहले मुझे आज की इस मीटिंग का मेन आप मुद्दा बताएं कि काफ़ी समय बाद जो है आप इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले आप अलग से जब भी आपका कोई वक्तव्य आता था, लेकिन आज आप इकट्ठे हैं। इसकी आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या कारण है और इसका क्या आपका मेन उद्देश्य है। देखिए, जो हमारे इकट्ठे होने का उद्देश्य यही रहा कि हमारे बीच में जो प्रोफेसर साहब की डेथ के बाद 2 ग्रुप क्रिएट हो गए। एक ग्रुप को मैं लीड कर रहा था और एक ग्रुप को गंजू जी लीड कर रहे थे। कुछ हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है, शायद बातचीत ना होने की वजह से डिफरेंसेस है, लेकिन जब हमने अल्टीमेटली देखा तो अल्टीमेटली ये निकल के आया कि जो आइडियोलॉजी इनकी थी और जिस सोच के साथ ये बढ़ाना चाहते थे पार्टी को, वही सोच हमारी थी। तो हमने ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, ताकि इलेक्शन सिंबल जो हमारा है वो प्रिजर्व रहे, पार्टी में जो है इंटेग्रिटी बनी रहे और लोग जो है उनको कोई डाउट्स ना रहें, इसलिए हमने ये फैसला किया। वर्किंग कमेटी बैठी, वर्किंग कमेटी ने ये डिसाइड किया कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट रहूँगा और गंजू जी जो है वर्किंग प्रेसिडेंट रहेंगे। तो फर्दर सर किस तरह का अब आपका एक्शन रहने वाला है कि ताकि इस पार्टी में जिस तरह से आपने सोचा है कि इसकी एक पूरी वैलिडिटी जो है बनी रहे, और उसको लेकर किस तरह से आप आने वाले समय में क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हमारी जो स्टेट बॉडीज़ हैं उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है और सामने डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमें अनाउंस करने हैं, और आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली जो है इलेक्शंस जो हैं हो सकती हैं, आपकी पंचायत की, आपकी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनकी इलेक्शंस हो सकती हैं। अब हमारी जो तैयारी है और जो हमारा फोकस है उसी तरफ है कि पैंथर्स पार्टी एक फोर्स उभर के आए इन पंचायत इलेक्शंस में, अर्बन लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन में, क्योंकि जो लोगों में रिजेंटमेंट जो है रूलिंग क्लास के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में जो डिक्टेटरशिप ब्यूरोक्रेसी चला रही है उसको कंट्रोल करने में बीजेपी के लीडर्स फेल हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि जब प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज हुआ लोगों के ऊपर, तो हेल्पलेसनेस जो बीजेपी के लीडर्स ने शो की, वैसे हेल्पलेसनेस जो है लीडर्स एक्सपेक्ट नहीं की जाती। और जो लोग चाहते हैं कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हों वो खुल के उन चीज़ों का विरोध कर सके जो उनके खिलाफ हैं। तो इसी चीज़ को जो अब जनता के पास अल्टरनेटिव क्या है, जनता के पास जो अल्टरनेटिव वो पैंथर्स पार्टी है, क्योंकि आपने देखा NC PDP से लोगों को, जम्मू के लोगों को कोई उम्मीद नहीं। और कश्मीर में भी आप देख लीजिए, कश्मीर में आज पिछड़ापन है, इतनी जो टेररिज्म आया और टूरिज्म खत्म हुआ, उसके पीछे भी यही पार्टीज है। इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के बजाय टेररिज्म को बढ़ावा दिया। तो इन लोगों से पूरी की पूरी यूटी के लोग जो है इन पार्टी से जो है पूरी तरह से अब फेडअप हो चुके हैं, और पैंथर्स पार्टी एक अल्टरनेटिव लोगों के पास है। अगर लोग जब हमारे साथ आएंगे इस बार, तो ये देखेंगे कि हम कायाकल्प बदलेंगे। इस बीच में सबसे पहले ये ज़रूरी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपकी पार्टी के एक लीडर हैं हर्षदेव सिंह जी,
उन्होंने भी अपने आप को एक तरह से प्रेसिडेंट जो है पार्टी का घोषित कर लिया है। लेकिन उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी मेंबर के मेजॉरिटी जो है उनके पास है, और उसके बाद एक काफ़ी इसमें विवाद भी बनता है। आप भी आते हैं, सामने आते हैं और लीगैलिटी भी इस पर बताते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में अभी उनकी जो दावेदारी है वो उसके बारे में जो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? देखिए, उनकी दावेदारी है जो बिल्कुल कमज़ोर है, क्योंकि जो हमारा कंसेंसस बना, हमने ये डिसाइड किया है कि जो मेंबर जो इन्होंने ज्वाइन करवाए जब उनकी फैक्शन अलग थी, या जो मेंबर हमने ज्वाइन कराए जब मेरी फैक्शन अलग थी, हम अलग अलग फैक्शंस को लीड कर रहे थे, उनको फ़िलहाल हम मेंबर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं पार्टी का। तो ये जो दोनों में उनमें से कौन से लोग हमने लेने हैं या नहीं लेने हैं, उसके लिए हम जॉइंटली बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि जो मेंबर्स इन्होंने ज्वाइन करवाए उनको लेना है या नहीं। इसलिए वो इशू जो है वो वर्किंग कमेटी उस इशू पे फिर से बैठेगी और ये डिसाइड करेगी अलग अलग फैक्शंस के द्वारा ज्वाइन किए गए लोग पार्टी के मेंबर कंसीडर हो गए या नहीं। अगर आप प्रिज्यूम करते हैं, मैं प्रिज्यूम करके चलते हैं कि प्रिज्यूम करते हैं, एडमिट नहीं करते कि वो मेंबर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते थे? प्राइमरी मेंबर से ऊपर की पोजीशन वो होल्ड नहीं करते। अब ये देखिए कि क्या प्राइमरी मेंबर को वर्किंग कमेटी की मीटिंग अपने घर में कॉल करने का कोई राइट है? वर्किंग कमेटी की मीटिंग को कॉल, क्योंकि लॉ ऑफ एस्टापल होता है कि अगर आप एक बार किसी को मान ले फिर आप उसको इनकार नहीं कर सकते। जब उन्होंने ये मान लिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरी प्रेसिडेंटशिप में वो ज्वाइन कर रही हैं, तो वो एस्टॉप्ड है बाय लॉ ये कहने से कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। अगर वर्किंग कमेटी की कोई भी मीटिंग कॉल करनी है उसके लिए ऑथोराइज्ड मैं हूँ, वो ऑथोराइज नहीं है। तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, पहले जो वो कहते हैं कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग उन्होंने की, पहले ही बात है वो वर्किंग कमेटी की मीटिंग ही नहीं थी, ना ही कोई उसका नोटिस मैंने निकाला, ना किसी और ने निकाला, और इसलिए वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं है। दूसरा जो कहते हैं मेजॉरिटी उनके साथ है, उसमें गगन जी बैठे हैं, जो आपको पता है आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गए थे, उसके बाद 22 फरवरी को उन्होंने भी हर्षी के साथ ज्वाइन किया, वो भी प्राइमरी मेंबर बने, मैंने उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर कभी नहीं बनाया। उसके बाद परिहार है, वो भी प्राइमरी मेंबर बने, अंद्राबी साहब जिन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं की। तो ऐसे बहुत से लोग उधर ऐसे बैठे थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए थे, लेकिन जिन्होंने पैंथर्स पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। क्या आम आदमी पार्टी में गए हुए लोग जिन्होंने अभी पैंथर पार्टी ज्वाइन भी नहीं की वो डिसाइड करेंगे कि पैंथर्स पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा? और दूसरा, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, नो पर्सन हु हैज़ बीन ए मिनिस्टर और ए डिप्टी मिनिस्टर आफ्टर 1947 इन एनी गवर्नमेंट शैल बी एलिजिबल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रेसिडेंट का, हर्षदेव जी उसको फुलफिल नहीं करते हैं। आप पूरी की पूरी पार्टी खड़ी कर लीजिए, एक एक वर्कर आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता कि आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसके से ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसको वो कहते हैं अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं 26 मार्च को मेरे घर में एक मीटिंग हुई और हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिया। अगर वो कहते हैं कि 2 अप्रैल को वो प्रेसिडेंट है, तो 2 अप्रैल से प्रेसिडेंट कौन था? मैं ही था, क्योंकि उन्होंने, अगर उससे 26 मार्च को कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी, क्या वो मेरी जानकारी के बिना हो सकती है? क्या वो कॉल जो मीटिंग उसको करने के लिए मेरी जानकारी के बिना हो सकती है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन पे 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट हर्षदेव का नाम आ सकता है? 26 के कॉन्स्टिट्यूशन, मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखते हैं प्रेसिडेंट हर्षदेव सिंह। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया होगी, उसके बाद ही जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना हो तब तक वो प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते। उन्होंने उसको ओवरकम करने के लिए घर में ही एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसको वो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। और वो फोर्ज्ड इस तरीके से, अगर हम आपको भी दिखाएंगे, डेट है उसकी अमेंडमेंट की 26 मार्च और उसके ऊपर प्रेसिडेंट है हर्षदेव सिंह, जबकि उनका अपना कहना है कि मैं 2 अप्रैल को बना। फिर 26 मार्च के कॉन्स्टिट्यूशन पे हर्षदेव सिंह एज प्रेसिडेंट कैसे लिखा गया? तो वो डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। उनका जो दावा है वो फोर्ज्ड है। वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड करेगा वो ये डिसाइड करेगा कि भीम सिंह जी की डेथ के बाद पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है या पार्टी के ओहदेदार कौन है। तो वो उस वक्त वो कहीं भी पिक्चर में नहीं थे, वो पिक्चर में आ रहे हैं 22 फरवरी 2023 को। वो जो डिस्प्यूट डिसाइड इलेक्शन कमीशन ने करना है 31 मई 2022 के बाद का। तो उसमें 2 ही क्लेम्स थे, वो 2 क्लेम्स मेरा और गंजू जी का। जब हम दोनों ने आपस में सेटल कर लिया तो अब यही जो इलेक्शन कमीशन भी इसी बात को मानेगा कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और गंजू जी वर्किंग प्रेसिडेंट है। उसके बाद ही पार्टी के अंदर कोई इंटरनल एक्टिविटीज़ होंगी, उसका आगे कौन क्या बनेगा, किसका क्या होता रहेगा, वो हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब दोबारा उन्होंने ज्वाइन किया, हर्षदेव जी ने नेशनल पैंथर पार्टी ज्वाइन की, आपकी ही प्रेजेंस में उन्होंने ज्वाइन किया, सब ये बताया जाता कि सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन अचानक वो 23 मार्च के बाद सारे हालात कैसे बदल जाते हैं कि उसके बाद वो आपसे अलग हो जाते हैं, आप अलग हो जाते हैं? ऐसी क्या घटना हुई, क्योंकि आप ही उनको लेके आए?
देखिए, उनको लाने का मकसद यही था कि हमें पार्टी की ग्रोथ के लिए अगर कुछ भी बेनिफिशियल था तो हमने वो करना था। लेकिन जब 23 मार्च को आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ उन्होंने शुरू किया, क्योंकि हमारी जो लड़ाई लगी थी कश्मीरी रूलर्स के खिलाफ थी, क्योंकि हमारे 70 साल से जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, डिस्क्रिमिनेशन हुई, उसका रिजल्ट हम मानते हैं ये एनसी पीडीपी वगैरह को। जब आपने उनके लीडर्स को बिठाया और साथ में जब उन्होंने बयान दिया कि राम जी के खिलाफ बयान दिया, और रिपीट मैं नहीं करना चाहूँगा, तो जब मैंने उसका विरोध किया तो उसके ऊपर वो मुझे प्रेशर डालते हैं कि इसका विरोध मत करो, फारूक नाराज़ हो जाएंगे। तो ये एक डिफरेंस रहा। जब उनको ये कहा गया कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की फ़ोटो रख के जो लोग आएंगे उसके ऊपर फूल चढ़ाए जाए, प्रॉपर श्रद्धांजलि ली जाए, इस चीज़ से भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो तब ये एक डिसीजन लेना ज़रूरी हो गया कि पार्टी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। अगर ये भीम सिंह जी का नाम नहीं लेना चाहते और आइडियोलॉजी जो पार्टी की कोर आइडियोलॉजी है उससे हटना चाहते हैं, एनसी और पीडीपी की गोद में खेलना चाहते हैं, तो उस वक्त तक मैं प्रेसिडेंट हूं, जब मैं प्रेसिडेंट हूं तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो इस तरीके से पार्टी को दूसरी पार्टियों की गोद में खेलने नहीं दिया जा सकता था और भीम सिंह जी को इग्नोर नहीं करने दिया जा सकता। इसलिए जो डिफरेंसेस इरप्ट हुए तो हमने ये कहा कि अब आप जो है इस तरीके की एक्टिविटी मत कीजिए। क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, वो बाउंड थे मेरी बात मानने के लिए, तो उन्होंने ये चाल चली जिसमें आपके बंदे इकट्ठे करके उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि प्रेसिडेंट मैं बन गया हूँ ताकि मनमानी से पार्टी चला सके। लेकिन जो है मनमानी से पार्टियाँ नहीं चलती, कानून से चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। मतलब आपको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उधमपुर में जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पर इस तरह की घटना होगी कि भीम सिंह जी का वहाँ पे फोटो नहीं लगाई जाएगी, उनको श्रद्धांजलि, क्योंकि एक तरह से फाउंडेशन डे भी था, ज़रूरी था, जो इस पार्टी के फाउंडर थे। एंड सेकंड, जब उन्होंने ज्वाइन किया तब इस डिस्प्यूट को लेकर कभी बात नहीं हुई, क्योंकि ये पहले से ही जानकारी थी सबको कि भीम सिंह जी के साथ उनकी कुछ तलखियाँ हैं, नहीं उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो जब उन्होंने दोबारा से ज्वाइन किया तो आपकी कोई बात नहीं हुई भाई उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो जगह है वो वैसी रहेगी और सबको उनको भी एक जगह और रिस्पेक्टेबल जगह देनी होगी? ये बात तो पहले ही तय हुई थी, क्योंकि पार्टी जो है हम मानते हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी की है। प्रोफेसर भीम सिंह जी ने खून पसीना दे के ये पार्टी बनाई है। उन्होंने अपने जीवन में कोई सुख नहीं लिया, किसी भी तरीके का नहीं। उन्होंने गरीबों की सेवा की, ना जाने कितने लोगों के मुफ्त केस लड़े। तो ये बात पहले से तय थी। लेकिन जब किसी ने एंटर करना होता है वो बड़े प्रॉमिसेस करता है, लेकिन एंटर करने के बाद वो निभाता है या नहीं निभाता वो बाद में पता चलता है। इस तरीके से जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि प्रोफेसर साहब की फ़ोटो नहीं रखी जाएगी तो उधर से क्लियर था। दूसरा, जो बैनर्स के ऊपर भी जब मैंने देखा तो प्रोफेसर साहब की फ़ोटो जो थी बड़ी छोटी सी फोटो थी, और उनके भाषण में भी आपने भी सुना होगा कि भाषण में भी भीम सिंह जी का नाम गायब था। तो ये चीज़ें जो थी पब्लिकली जब उन्होंने ऐसा किया तो फिर इसके ऊपर रिएक्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि निब द एविल इन द बड। तो अगर इससे आगे निकल जाते तो उसके बाद जो है भीम सिंह जी का मैं तो सोचता हूँ नाम ही खत्म हो जाता। अगर आज की डेट में वो पार्टी संभालते हैं तो इस पार्टी की हिस्ट्री में से भीम सिंह जी का नाम काट दिया जाएगा, ये मुझे लगता है। मेरा अगला ये क्वेश्चन है कि इस जैसे अभी आप दोनों इकट्ठे हो गए हैं, आपका जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपका डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फर्दर आप जाएंगे, आगे जाके पार्टी का किस तरह से स्ट्रक्चर रहने वाला है, एक, एंड सेकंड, इस पर क्या इलेक्शंस की किस तरह से संभावना है कि आपकी पार्टी के अंदर से होंगी या नहीं होंगी, कैसे होगा ये? देखिए, जो वर्किंग कमेटी ने अभी चूज़ किया है टर्म जो है 2 साल के लिए चूज़ किया है, तो इलेक्शंस उसी हिसाब से, क्योंकि आपको अब ये देखना है कितने आपके मेंबर हैं, आपको जो डेलीगेट्स तैयार करने हैं, डेलीगेट्स तैयार करने के बाद ही जो है अब इंटरनल इलेक्शंस होंगी। और जो उसके लिए हम मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे। आपके माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि अगर लोग हमारी पार्टी में जुड़ते हैं तो उनकी जो कोर इश्यूज़ हैं, देखिए लोगों का कोर इशू जो है वो ये है कि जब हॉस्पिटल में जाएं तो उनको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए। उनका जो पेशेंट है बिना इलाज के नहीं मरना चाहिए। अगर उनका बच्चा स्कूल में जाता है, देखिए आप सरकारी स्कूलों में जो हैं जो टीचर्स हैं 40,000 50,000 लाख रुपीस तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आज की डेट में लोग सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं डाल रहे। तो हमारी गवर्नमेंट अगर आती है, हम इस लेवल के सरकारी स्कूल लेके जाएंगे कि आपको कम्पीट करना पड़ेगा, आपको सीटें ना लेने में परेशानी आएगी। आप जब लाखों रुपया स्कूल एजुकेशन के ऊपर खर्च रहे हैं तो उसका आउटपुट भी कहीं नज़र आनी चाहिए। ये जो कोर इशू जैसे खाने की प्रॉब्लम है, जिनको खाने की प्रॉब्लम है, जो वीकर सेक्शन है, जैसे आप ले लीजिए आपके डिसेबल्ड हैं, 1000 रुपया पेंशन है, 1100 रुपये से ऊपर का सिलेंडर है, तो आप एक माकरी कर रहे हैं उनके साथ। विधवाओं को आप 1000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो ये एक माकरी है। ये उनके तमाचा, मैं कहूँगा उनकी गरीबी के ऊपर एक तमाचा है कि 1000 रुपये से आप ये सोच रहे हैं कि वो अपना परिवार चला लेंगे, फिर आप कहते हैं कि
उनके घर में पंखा नहीं होना चाहिए, जो कंडीशंस 1000 रुपया लेने के लिए वो हैं कि एक ह्यूमन बीइंग उसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आप एक तरफ से इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाते हैं और ऊपर से 1000 रुपया देते हैं, तो ये चीज़ें जो लोगों के कोर इश्यूज़ हैं, जैसे कि उनका सर्वाइवल है, उनकी एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, इन सेक्टर्स के ऊपर जो हम फोकस करेंगे, जो लॉज हैं पीपल फ्रेंडली होने चाहिए। एक तरफ से आप देखिए नक्शा पास करवाना आज की डेट में लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है, बिना नक्शे के लोग बनाते हैं तो वो आके तोड़ जाते हैं, और जब आप बनवाने जाते हैं कि सालों साल आप उधर ही रह जाते। ये जो लोगों के लिए जो प्रोसेसेस हैं ये कम्बरसम ना रहें, पीपल फ्रेंडली हों, ताकि लोग लीगलिटी में ज़्यादा बिलीव करें, इलीगल तरीक़ों से काम करना बंद करें। ये पैंथर्स पार्टी इंश्योर करेगी। अगर अगली बार से वो फिर से कुछ इस तरह से अपना दावा दिखाते हैं तो अब क्या पोजीशन रहेगी कि क्या किसी तरह से वो कुछ इस तरह से क्लेम अगर करना चाहें तो उनके पास कोई बेसिस है, या कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि हमारा रेजोल्यूशन वर्किंग कमेटी का साइन हो चुका है, अब इलेक्शन कमीशन से हम सीधा ऑर्डर लेके आएंगे, उसके बाद तो उनका बोलने का मतलब ही नहीं रहता। अगर जो कार्रवाई हमें लीगल एक्शंस अगर लेने पड़ेंगे वो भी लेंगे, क्योंकि जब आप एलिजिबल ही नहीं हैं तो आप तो अगर प्राइमरी मेंबर एज्यूम भी कर लिए जाए आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप अगर दावेदारी करते हैं तो आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी के पास रेफर किया जाएगा, वो जो एक्शन लेगी वो किया जाएगा। लेकिन अभी भी जैसे आप कहते हैं कि वो मेंबर हैं, एक तो ये बताएं, या उनको पार्टी से निकाल दिया गया, क्या सिचुएशन? देखिए निकाला नहीं गया है, मैंने आपको बताया हमारे बीच में जो कंसेंसस हुआ है, जो मेंबर इन्होंने ज्वाइन करवाए जब इनकी फैक्शन अलग थी, और जो मेंबर मैंने ज्वाइन कराए जब हमारी फैक्शन अलग थी, उनके ऊपर वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या वो पार्टी के मेंबर माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे। इसलिए वो अभी उनके मेंबरशिप के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और वो क्वेश्चन मार्क जो वर्किंग कमेटी मिल के डिसाइड करेगी वो क्वेश्चन मार्क हटेगा या नहीं हटेगा। तो इसलिए अभी उनकी मेंबरशिप पर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि दोनों ने उनको मेंबर नहीं बनाया है। मतलब जिस तरह से अभी आपने डिसीजन लिया है कि आपने जो ज्वाइन करवाए वो भी अब मेंबर नहीं गिने जाएंगे, और जो इन्होंने करवाए वो भी नहीं गिने लिया जाएगा इकट्ठे बैठ के। जो इन्होंने ज्वाइन करवाए हैं उनके ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा, और जो हमने ज्वाइन करवाए उनके ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा कि वो पार्टी के मेंबर रहेंगे नहीं हैं इसके बाद। सर बहुत बहुत थैंक यू।